हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं सबसे पहले आपको सावधान करना चाहता हूं उस मास्क के बारे में जिससे आप अपना सुरक्षा कवच पहनते हैं, उन ग्लव्स के बारे में जो आपको इंफेक्शन से बचाने के लिए होते हैं और इन्हें आप रोज इस्तेमाल करते हैं। कोरोना से जंग में मास्क और ग्लव्स हमारे हथियार हैं, लेकिन कहीं आपका यह हथियार इन्फेक्टेड तो नहीं, इसमें कहीं वायरस तो नहीं, कहीं आपका मास्क यूज किया हुआ तो नहीं है, इस्तेमाल करके किसी का फेंका हुआ तो नहीं है। जो ग्लव्स आप यूज कर रहे हैं कहीं वो कूड़े के ढेर से उठाए गए ग्लव्स तो नहीं। सावधान हो जाइए। बाजार में आजकल ऐसे ग्लव्स बेचे जा रहे हैं जो किसी मरीज ने पहने थे या किसी डॉक्टर ने उनका इस्तेमाल किया था। वो ग्लव्स जिसे किसी मरीज ने किसी डॉक्टर ने इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में फेंका था। कहीं आपके हाथ में जो ग्लव्स हैं वो कचरे के डिब्बे से उठाए गए ग्लव्स तो नहीं हैं। खतरा बड़ा है, इसीलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। हमने लाखों ग्लव्स का वो ढेर देखा जो दिल्ली के हॉस्पिटल से कूड़े में से उठाया गया था, जो हॉस्पिटल वेस्ट का हिस्सा था। इन लाखों ग्लव्स को धोकर पहुंचकर फिर से पैक करके मार्केट में पहुंचाने की पूरी तैयारी हो गई थी। इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा कहीं आपके ग्लव्स इन्फेक्टेड तो नहीं, कहीं इनसे आपको खतरा तो नहीं। ये जो ग्लव्स का ढेर आपको दिख रहा है ये मार्केट में जाने को तैयार था, बस पैकिंग होनी बाकी थी। इन्हीं ग्लव्स को पहनकर आप अपने आप को कोरोना से महफूज समझते, लेकिन हकीकत यह है कि जिन ग्लव्स को आप बीमारी से बचने के लिए खरीद कर लाए हैं वही आपको बीमारी दे सकते हैं। पता नहीं ये ग्लव्स कहां यूज होंगे, कितने गंदे होंगे, कितना इंफेक्शन होगा, और ये फिर बिकने के लिए तैयार है। ये ग्लव्स आज दिल्ली के 2 फ्लैट से बरामद हुए और 200-400 ग्लव्स नहीं थे, 10-20 किलो नहीं थे, पूरे 8.5 क्विंटल यानी 850 किलो यूज्ड ग्लव्स पुलिस ने बरामद किए। ग्लव्स के एक पेयर में, एक जोड़ी में ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम का वजन होता है। इस हिसाब से 850 किलो का मतलब हुआ करीब 1.25 लाख जोड़ी ग्लव्स। जरा सोचिए, अगर एक जोड़ी ग्लव्स में भी कोरोना हुआ तो ये वायरस इन लालची लोगों के कारण लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया, मुखबिर की खबर को गंभीरता से लिया। 2 कांस्टेबल उस जगह पर पहुंचे जहां पुराने यूज ग्लव्स को धोकर पैक करके दोबारा बाजार में बेचने की तैयारी चल रही थी। ये इनका धंधा है। अब पता करना है कि पहले ये इसी तरह से कितने ग्लव्स, कितने मास्क मार्केट में बेच चुके होंगे। दरअसल आज तो पुलिस को अपने मुखबिर से खबर मिली कि बिंदापुर और डाबड़ी इलाके में सर्जिकल ग्लव्स को धोकर दोबारा बेचने का गोरख धंधा चल रहा है। इन्फॉर्मर ने बताया कि 2 फ्लैट्स में पुराने ग्लव्स को इकट्ठा किया जाता है, फिर इन्हें पानी से धोकर सुखाया जाता है और नया दिखाकर दोबारा मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है पैक करके। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बताया कि पुलिस के कांस्टेबल्स इन्फॉर्मर के साथ डाबड़ी इलाके में गए। बात सही निकली। डाबड़ी इलाके की एक बिल्डिंग के फ्लैट में ग्लव्स को धोकर रीपैकिंग करने का काम चल रहा था। पुलिस ने यहां से एक शख्स को गिरफ्तार किया और इसके बाद पुलिस को बिंदापुर इलाके में भी इसी तरह का काम किए जाने की खबर मिली। जब यहां छापा मारा गया तो 2 लोग यहां से भी गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 2 गोदाम का पता लगाया है जहां पे 848 किलो यूज्ड सर्जिकल ग्लव्स जो थे वो पाए गए, धो के उनको रीपैकेज करके और फिर से मार्केट में बेच दिया जाता था। ये आप देख सकते हैं मोंगिया बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे
ये एक स्टोरेज था और यहीं से वो ग्लव्स मिले हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को मुखबिर के द्वारा एक जानकारी मिली थी कि ऐसे 2 गोदाम हैं, एक डाबरी में A1 A28 और दूसरा इस मोंगिया बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे। दोनों जगह से मिला के तकरीबन 848 किलो यूज्ड ग्लव्स मिले हैं। हालांकि इस बारे में पहले से ही पुलिस को जानकारी थी कि कई ऐसे लोग हैं जो सर्जिकल उपकरण जो हैं उसका लगातार मिसयूज कर रहे हैं, पुराने यूज्ड उपकरण को लेके और उसको साफ करके फिर से मार्केट में बेच रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा संक्रमण का खतरा रहता है, लिहाजा उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में जब दिल्ली पुलिस के डीसीपी से बात की गई तो उनका कहना था कि गिरफ्तार किए गए लोग सिर्फ मोहरे हैं, वो तो स्टोर कीपर का काम कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी ग्लव्स की देखरेख करना था। इस रैकेट का सरगना कौन है, सरदार कौन है, उसकी जांच की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि इन ग्लव्स को स्क्रैप मार्केट से खरीदा जाता था। 25 तारीख को शाम के टाइम में इवनिंग आवर्स में पेट्रोलिंग के दौरान डाबड़ी थाने का जो स्टाफ है उनको ये नोटिस में आया कि एक छोटा हाथी जो है पर्टिकुलर एड्रेसेज पे जाता है और उनको इन्फॉर्मेशन मिली, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कि ये इसमें पैक्ड यूज्ड ग्लव्स जो हैं वो टीकरी मार्केट से, टीकरी जो स्क्रैप मार्केट है वहाँ से ला करके यहाँ पर रखे जाते हैं और फर्दर बेचे जाते हैं। उन्होंने बात जो है जब अपने सीनियर्स को बताई तो एक रेड ऑर्गेनाइज करी गई इस लोकेशन के ऊपर और टोटल मिला के दोनों लोकेशन से तकरीबन 848 किलो ग्लव्स वो बरामद हुए हैं और इनको ये फर्दर 100 के पीसेज में एक पैक के अंदर पैक करके आगे बेच रहे थे। जनरल मार्केट में जो तकरीबन 800 साढ़े 800 का एक पैकेट आता है 100 का और ये लोग तकरीबन उसको 250-300 रुपए में एक पैकेट को बेच रहे थे। ये जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से ये चीज़ें वहाँ पर आती थी और वहाँ से व्हीकल के थ्रू यहाँ पर स्टोर की जाती थी और फर्दर यहाँ पर उनको पैक करके और फिर आगे बेचा जाता था। आगे इसमें हम जो है लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर इन्होंने सेल आउट किया है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जहाँ तक प्रीमाइसेस की बात है, ये लोकल लोगों के प्रीमाइसेस है और उन्होंने रेंट आउट कर रखे थे और तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये महीना इन्होंने रेंट आउट किया हुआ था और तकरीबन 1.5 महीने से प्रीमाइस दोनों ऑपरेट कर रही थी। कुछ इन्होंने व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा था, उस ग्रुप के थ्रू ये आगे सेल आउट करते थे। वो जैसे हमारे पास में एग्जैक्ट सोर्स आ जाएगा तभी हम इसमें एग्जैक्ट कमेंट कर पाएंगे। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ये तीनों लोग जो हैं यहाँ पर एक तरीके से स्टोर कीपर का काम कर रहे थे और फर्दर जहाँ पर स्क्रैप मार्केट से जो आ रहा था और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आगे जो सोर्स है उसमें भी और आगे सप्लाई जो चेन है इसकी उस चीज में भी, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। यूज किए गए ग्लव्स को दोबारा इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम सब जानते हैं, तो भी इसके बारे में हमने डॉक्टर्स की राय ली। ये जानना भी जरूरी था कि आम लोग इस बात की पहचान कैसे करें कि जो ग्लव्स वो खरीद रहे हैं, जिसके लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो नए हैं, यूज किए गए नहीं हैं, कैसे पता चले। डॉक्टर्स के मुताबिक ग्लव्स बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि एक बार यूज करके इन्हें डिस्पोज किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बीमारी होने का खतरा रहता है, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ब्रांड न्यू ग्लव्स और यूज ग्लव्स के बीच में अंतर कैसे किया जाए, इससे आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। यह तो बहुत ही खतरनाक बात होती है क्योंकि जितने भी ग्लव्स जो होते हैं वो एक तरह से यूनिवर्सली डिस्पोजेबल यूज के लिए ही बनाए जाते हैं और ये कभी नहीं होना चाहिए कि कोई भी पेशेंट जिसके लिए ये ग्लव्स यूज किया गया है उससे बिना फेंके हुए और दूसरा नया ग्लव्स लिए हुए किसी और पेशेंट को अटेंड किया जाए। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये है कि जब भी आप किसी भी मरीज के घाव या फिर उसके बायोलॉजिकल मटेरियल, चाहे वो ब्लड हो, यूरिन हो, स्पूटम हो, कोई भी चीज जिससे भी कांटेक्ट में आता है ये ग्लव्स, अगर ये किसी भी दूसरे व्यक्ति, किसी पेशेंट पर यूज किया जाता है तो ये कंटामिनेशन या संक्रमण का इसे बीमारी दूसरे व्यक्ति में जाने के लगभग पूरे चांसेस होते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल मटेरियल के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। डॉक्टर्स या आम इंसान को ग्लव्स पहचानने के लिए उसकी पैकेजिंग देखनी चाहिए। पहले तो ये एक ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए, अच्छी जगह से हम लोगों को खरीदा हुआ होना चाहिए। उसी के साथ साथ इसके कवर पे एक ISI मार्क होता है,
डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेट ऑफ पैकेजिंग भी लिखा होता है। ग्लव्स को खोलने के बाद अगर हमको लगता है उसमें कुछ दाग लगे हैं, छोटे सा छेद भी है, तो इसका मतलब ये अनस्ट्राइल है। अनस्ट्राइल ग्लव्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी पेशेंट के ऊपर, तो उस पेशेंट को इन्फेक्शन होने की एक संभावना बनी रहती है, जिससे कि उनको एक जानलेवा इन्फेक्शन हो सकता है। ग्लव्स हो, मास्क हो, सिरिंज हो, इंट्रावेनस ट्यूब्स हो, ये ऐसी चीजें हैं जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, और अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो बीमारी को दावत देता है। इससे तकलीफ हो सकती है, इससे इंफेक्शन हो सकता है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सीक्रेट नहीं है, सब लोग इस बात को जानते हैं। जो लोग यूज ग्लव्स को, यूज्ड मास्क को धोकर साफ करके बेचने का काम करते हैं, वो भी ये जानते हैं कि इससे इंफेक्शन फैल सकता है, लोगों की जान पर आ सकती है। इसलिए इन लोगों के खिलाफ तो जानबूझकर लोगों को जिंदगी खतरे में डालने का मुकदमा चलना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। थोड़े दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि मुंबई में कैसे हाथों से गंदगी के बीच टेस्टिंग किट बनाई जा रही है, जहां हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा था। आज ये ग्लव्स की सप्लाई करने वाले पकड़े गए। कुछ दिन पहले यह भी रिपोर्ट आई थी कि मास्क को कूड़े के ढेर से उठाकर, हॉस्पिटल वेस्ट से उठाकर, धोकर, पोंछकर, प्रेस करके फिर से बेचा जाता था। ऐसा करना पाप है, और ये पाप करने वालों के खिलाफ एक्शन तो जबरदस्त होना चाहिए। मुंबई में हुआ भी, आज दिल्ली में भी हमने देखा। लेकिन मेरा कहना है कि एक्शन उन दुकानदारों पर भी होना चाहिए जो इस तरह के सेकंड हैंड ग्लव्स को, कूड़े से फेंके गए मास्क को बेचने का काम करते हैं, क्योंकि वो ऐसे हैं जो अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। उन्हें लोगों को वायरस बेचने की, इंफेक्शन बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और अब जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो अपने आप में एक चेतावनी है। मैं आपको बिहार के हॉस्पिटल का हाल दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा यहां आकर तो भला चंगा आदमी भी मरीज बन जाएगा, और अगर मरीज यहां आ गया तो भगवान न करे बच नहीं पाएगा। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा आजकल बिहार में है। खतरा उठाकर बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर वहां के हॉस्पिटल्स का, वहां के हेल्थ सेंटर्स का हाल दिख रही हैं, और उनकी नजरों से हम देख रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो समस्तीपुर जिले के ताजपुर इलाके का रेफरल हॉस्पिटल है। नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल हॉस्पिटल। एक तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के बहुत बड़े नेता थे, गरीबों के लिए बहुत उन्होंने काम किया, उनके नाम पर यह हॉस्पिटल। और दूसरा इसका नाम है रेफरल हॉस्पिटल। रेफरल का मतलब होता है जब जिले के दूसरे हॉस्पिटल्स में मरीज का इलाज ना हो पा रहा हो, हालत ज्यादा खराब हो जाए, तो उसे बेहतर इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। यह है रेफरल हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल। लेकिन इस हॉस्पिटल को ऐसा लगता है खुद इलाज की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग की हालत देखकर आपको लगेगा इस हॉस्पिटल में मरीज नहीं होंगे, क्योंकि बिल्डिंग तो ऐसी जर्जर है कि कभी भी गिर सकती है, कहीं से भी टूट सकती है। बिल्डिंग का हर हिस्सा टूटा फूटा है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समस्तीपुर की यह खंडरनुमा बिल्डिंग, जिसे जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल हॉस्पिटल कहा जाता है, ऑपरेशनल है। यहां डॉक्टर भी आते हैं, मरीज भी हैं। अगर बारिश हो तो बिल्डिंग में डॉक्टर को छाता लेकर चलना पड़ता है, और हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को भी छत से टपकते पानी से बचने का इंतजाम खुद ही करना होता है। और चूंकि बिल्डिंग की छत के हिस्से टूट टूट कर गिर रहे हैं, ज्यादातर खंबे और छज्जे बस किसी तरह लोहे के सरियों की वजह से अटके हुए हैं, किसी भी वक्त गिर सकते हैं। बिहार के एक बड़े जिले समस्तीपुर से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर प्रखंड ताजपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ के एक रेफरल अस्पताल की स्थिति देखकर
हमें शर्म आ रही है तो सरकार को कैसे नहीं आती है, प्रशासन को कैसे नहीं आती है। ये ताजपुर जो समस्तीपुर जिले में एक प्रखंड है, उसका एक रेफरल अस्पताल है, जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल अस्पताल की बाहर से स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अस्पताल हर तरफ से सिर्फ जर्जर हालत में है, टूटा फूटा है। आप ऊपर की तरफ देखें तो इमारत के कई हिस्से गिरने तक लगे हैं और इसके अलावा ये जो आगे की इमारत का हिस्सा है ये भी कुछ ज्यादा अच्छी बेहतर स्थिति में नहीं है। हालांकि इस अस्पताल के अंदर की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है, बेहद ही खराब स्थिति में है। नई बिल्डिंग बनी है लेकिन वो नई बिल्डिंग अभी किसी इस्तेमाल में नहीं लाई गई है। लोगों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अब अस्पताल के अंदर चलते हैं, अस्पताल के अंदर की स्थिति दिखाते हैं। देखिए छत से पानी जो है, बारिश हो रही है तो ये देखिए छत से पानी तो लीक कर रहा है, इसके साथ साथ छत का हिस्सा जो है वो टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। और ये अस्पताल की बिल्डिंग किस वक्त किसके लिए मुसीबत बन जाए, बिल्डिंग का अगर कोई हिस्सा भगवान न करे कि किसी पर गिरे तो क्या हाल होगा उस शख्स का। और बिल्डिंग की हालत बहुत ही खराब स्थिति में है। गुन्नी अरोड़ा की हिम्मत देखिए, कोरोना काल में आपको असलियत दिखाने के लिए बिहार के जिले जिले में घूम रही हैं। लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में, इस हॉस्पिटल के बारे में जो उन्होंने दिखाया, ये तो एक ट्रेलर है। जब उन्होंने अंदर का हाल दिखाया तो मैं भी हैरान रह गया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑपरेशनल हॉस्पिटल है, डॉक्टर आते हैं, इसलिए ओपीडी रूम को तो किसी तरह से बैठने लायक बना रखा है। लेकिन इसके अलावा जहां भी मरीजों का इलाज होता है, जिन वार्ड्स में मरीज भर्ती होते हैं, वहां की हालत बैठने लायक भी नहीं है। ड्रेसिंग रूम जहां मरीज की मरहम पट्टी होती है, उसकी हालत देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसी जगह पर ऐसा कॉटन, ऐसी रुई अगर जख्म पर लग जाए तो ठीक होने के बजाय जख्म और सड़ जाएगा। आप अस्पताल के अंदर आएंगे, अस्पताल के अंदर आते पहले आपको ओपीडी रूम मिलेगा, जहां पर अगर आपको कोई भी मरीज आता है, अगर किसी कोई समस्या होती है तो ये ओपीडी रूम जो है वो कुछ बेहतर स्थिति में है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको जो शुरुआती इलाज चाहिए, जो ओपीडी में जो भी जिस तरह की कोई समस्या अगर उन्हें आती है तो यहाँ पर उनके लिए डॉक्टर जो है वो एक मौजूद है। इसके अलावा अब अंदर की तरफ आपको एक और लेके जाते हैं। ये देखिए पुराने कमरे बंद किए हुए हैं, पुराने कब से ना जाने ताले लगे हैं, कोई आता नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। अस्पताल की इमारतें कब गिर जाए, ऊपर से हर तरफ से देखें तो ये अस्पताल की इमारतें जो दीवारें हैं पूरे तरीके से टूट रही हैं। ये देखिए ये पत्थर यहाँ से निकलने वाला है, दीवार का हिस्सा यहाँ से निकलकर गिर जाएगा और किसी को चोट लग जाएगी और कोई यहाँ पर जिम्मेदार ठहराने के लिए आप किसी को नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई देखता नहीं है। आप देखिए ड्रेसिंग रूम की हालत। इस ड्रेसिंग रूम में मैंने 2 मास्क पहने हैं, मैंने फेस शील्ड पहना है, लेकिन मुझे फिर भी इस ड्रेसिंग रूम में बदबू आ रही है। लेकिन उसके बाद ड्रेसिंग के नाम पर सिर्फ यहाँ पर देखिए पट्टी, कॉटन और ये देखिए एक दवाई जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, वो भी खुले में रखा है। यहाँ से धूल मिट्टी हर चीज आती है। आपको जब भी कोई जख्म पर कोई कॉटन लगाया जाता है, पट्टी बांधी जाती है तो वो साफ होती है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है। ये देखिए खुले में किसी को सिरिंज लगा है, वो सिरिंज यहाँ पर ऐसे ही पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। कब से ना जाने ये पुराने डिब्बे, कब से ये अलमारी का अंदर का सामान, ये सब ऐसे ही पड़ा है। ये देखिए ब्लड प्रेशर चेक करने ये मशीन यहाँ पर कोई रखी है, ऐसे ही सिरिंज पड़ी है। ये सारी खाली जो ट्रे हैं वो ऐसे ही खराब अवस्था में है और कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं। ये देखिए ये सारे डिब्बे और गंदगी भी बहुत ज्यादा इस अस्पताल में है। ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके लिए पिछले दिनों में लोगों की हालत खराब हो रही थी। लोग इस ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने के चलते लोग मर रहे थे और वो यहाँ पर ऐसी स्थिति में पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। बिहार के गांवों में, ग्रामीण इलाकों में हॉस्पिटल की कमी है। कई गांवों में तो दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, और अगर हॉस्पिटल हैं तो उनकी क्या दशा है ये आप देख रहे हैं। गांव में इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है महिलाओं को। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी डिलीवरी रूम बनाया जाता है जो साफ सुथरा होता है, होना चाहिए एक्चुअली। लेकिन समस्तीपुर के इस जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल हॉस्पिटल के डिलीवरी रूम का हाल आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे इससे बेहतर तो यही होता कि ये हॉस्पिटल होता ही नहीं।
डिलीवरी रूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। डिलीवरी रूम में यहाँ पर डिलीवरीज होती भी हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति बेहद भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर डिलीवरी रूम जो है वो साफ होने चाहिए ताकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, लेकिन यहाँ पर जो है कोई साफ सफाई ज्यादा तरीके से नहीं है। अस्पताल की ये एक डर नहीं लगता आप लोगों को ऐसी इमारत में अगर आप आ रहे हैं? हाँ, टूट कर गिर रहा है, सब फूटल फाटल है सब जगह। तो डर नहीं लगता ऐसे में आके? हाँ, डर लगता है ना, डर लगता है। तो यहाँ पर देखिए डर तो जरूर, जब माँ बच्चा अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके लिए खतरनाक स्थिति है कि आप देखिए कैसे यहाँ पर पिलर्स का ये पूरा हिस्सा निकल के आ चुका है। अंदर जो पिलर के अंदर सरिया डाला जाता है, ये सरिया तक नजर आने लगा है। ये हालत है इस अस्पताल की। अब आगे चलते हैं, ये महिला वार्ड है। महिला वार्ड में जहाँ पर महिलाओं को एडमिट किया जाता है, यहाँ पर भी स्थिति देखिए कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। अंदर की तरफ अगर आप देखें, दिक्कत होता है इस तो होता है, सफाई नहीं होता है। तो बोल के गए एक ठो आने वाले को तो सफाई टूटा पड़ा है, डर लगता है। तो पानी देखिए, पानी भी चू रहा है। ये देखिए पानी गिर रहा है, बारिश हो गई है तो पानी गिर रहा है। नीचे मरीज भर्ती है, मरीज जो है वो यहाँ पर आते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई रहेगा तो कैसे ठीक हो पाएगा? हाँ, तो सब देखत है टूट टूट कर गिरे छे, तो हमरा आर के बस के बात है मैडम। डर लगता है, डर लगता है। डर लगता है ना, अब गिर देह पर गिर जाता है तो लोग की करते। लेकिन वो सब जो है दीदी सब टूट टूट कर गिरता है। रात में हम लोग ड्यूटी करता है, कखनी चट गिर जाएगा, हमसे कखनी मर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से हॉस्पिटल को हेल्प नहीं दी जाती या फिर हॉस्पिटल्स के लिए जरूरी इक्विपमेंट नहीं भेजे जाते, लेकिन अगर उनका इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा, उसे कबाड़ की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो फिर कौन क्या कर सकता है? बिहार में इंसेफेलाइटिस का स्कोप बहुत देखने को मिलता है। गांव में इस बुखार के काफी केस आते हैं, इसीलिए इस हॉस्पिटल में भी एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफेलाइटिस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। लेकिन यह वार्ड अब डंपिंग रूम बन चुका है, और हैरानी की बात यह कि पुराना टूटा फूटा सामान ही नहीं, बल्कि नई नई मशीनें भी यहां पर धूल खा रही हैं। अस्पताल का एक और कमरा हम आपको दिखाते हैं। ये जेई वार्ड है, लेकिन इस जेई वार्ड का इस्तेमाल अब डंपिंग रूम के तौर पर होता है। डंप किया जाता है उन चीजों को यहाँ पर जो मरीज के इलाज में इस्तेमाल हो सकती है। यानी कि अस्पताल में जो बेसिक चीज होती है, बेड, जब मरीज आए उसे बेड पर भर्ती करें, बेड उसके लिए चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए जो तमाम बेड जिनकी पीछे का हिस्सा आपको दिखेगा, उन पर पन्नियां चढ़ी हुई है, यानी कि ये बेड यहाँ पर आए और यहाँ पर ही डंप कर दिए गए, किसी इस्तेमाल में यहाँ पर नहीं लाए गए। और अस्पताल में जो बेड पड़े हैं उनकी स्थिति भी हमने आपको दिखाई है। इसके अलावा कई ऐसी मशीनें यहाँ पर हैं, जो हीटर्स यहाँ पर जो महिला वार्ड के लिए आते होंगे, ज्यादातर पर जो बच्चे यहाँ पर एडमिट होते हैं, जो मरीज भी होते हैं, वो हीटर्स यहाँ पर डंप किए हुए हैं। इसके अलावा बच्चों को जब जन्म होता है उसके बाद बच्चों को रखने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल होता है, ये मशीन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी राजेश्वर जरा इधर घुमाकर दिखाएं कि यहाँ पर एक मशीन है, उस मशीन का ये देखिए हिस्सा है। ये मशीन जो है ये यहाँ पर डंप की हुई है। ये मशीन काम करती है नहीं करती है किसी को पता नहीं है। इसके अलावा अस्पताल के और हिस्सों में ये पूरा डंपिंग यार्ड आप देखेंगे, कई ऐसे यहाँ पर ये स्ट्रेचर या कोई ऐसी स्ट्रेचर जैसी चीज दिख रही है जिस पर अभी तक गत्ता तक चढ़ा हुआ है, यानी कि इन चीजों को खोला भी नहीं गया और ऐसे ही यहाँ पर रख दिया गया है। ये स्थिति यहाँ पर इस अस्पताल की है। ये समस्तीपुर का रेफरल अस्पताल, जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब आप सोच रहे होंगे इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम कैसे करते हैं? तो डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी तो मजबूरी है, उन्हें तो ड्यूटी करनी है। कई बार बड़े अफसरों को हॉस्पिटल की दुर्दशा के बारे में बताया। नई बिल्डिंग भी बन रही है, लेकिन 3 साल हो गए, काम पूरा होने का नाम ही नहीं लेता, और कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है। बहुत पहले कंडेम हो चुका है इंजीनियर द्वारा। हम लोग लिखा पढ़ी भी कर चुके हैं, सिविल सर्जन को भी हम लिख दिए हैं, फोटो वगैरह हाथ भेज दिए हैं सबका खींच का। जहाँ वर्षा होती है पूरा टप 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 कुछ कुछ पानी तो चुताई है, साथ साथ उसके साथ प्लास्टर भी झड़ रहा है। और कहीं आप लोगों को भी यहाँ पर आते हुए अब क्या करें, मजबूरी है। डर तो है ही है, भगवान के भरोसे हम लोग रहते हैं। वर्षा जो हुआ ना तो एकाएक जब चूने लगा, प्लास्टर झड़ने लगा, कहीं कहीं दीवार ढह गया खिड़की उड़की के सामने,
तो अब हम लोग कंप्लेन करना शुरू किया। आप भी स्टाफ के लोग हैं, आप लोगों को भी तो डर लगता हो कि इमारत कब गिर जाएगी। हम लोग क्या करें, उसी ड्यूटी करना पड़ता है ना। डर नहीं लगता यहाँ पर? क्या करें, अब डर तो ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा ना। गोनिका ने इस बारे में समस्तीपुर के डीएम और सिविल सर्जन से बात की तो दोनों का एक ही जवाब था, हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बन रही है, जब पूरी हो जाएगी तो हॉस्पिटल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जबकि जब अब उसके बगल में नई बिल्डिंग बन गई है, वो अब एबंडन बिल्डिंग हो जाएगी, उसके मरम्मत का कोई ये नहीं है, उसमें हम लोग नई बिल्डिंग में ही अविलंब उसमें शिफ्ट करें। वहाँ के प्रभारी वगैरह लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ वो बहुत ज़्यादा खराब है उसका उपयोग न करें, जो कुछ उसमें अच्छे बचे हुए हैं जगह उसका उपयोग करें। समस्तीपुर के सिविल सर्जन साहब कह रहे हैं कि नई बिल्डिंग बन रही है, जब वो तैयार हो जाएगी तो हॉस्पिटल को उस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल दिखाता हूं जिसकी बिल्डिंग नई है। तो नई बिल्डिंग में क्या हाल होता है? सारे इक्विपमेंट हैं, सुविधाएं हैं, बस डॉक्टर्स नहीं हैं। कागजों पर डॉक्टर्स की, नर्सेस की तैनाती है, ड्यूटी लगती है, लेकिन आता कोई नहीं। हॉस्पिटल की चाबी गांव वालों के पास रहती है। अगर कोई मरीज हो, उसे अपनी मर्ज की दवा पता हो तो हॉस्पिटल में जाए, ताला खोले, वहां पड़ी दवाओं में से नर्स उसके काम की दवा मिल जाए, वो ले आए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। यह हॉस्पिटल दरभंगा के मब्बी गांव में है। इसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है। गोनिका रोड यहां पहुंची तो ताला लगा था। इसके बाद जो गांव वाले करते हैं वही गोनिका ने किया। गोनिका ने गांव वालों से चाबी मांगी और इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर गई। इसके बाद उन्होंने जो देखा, अब आप उसका जायजा लीजिए। बिहार के अलग अलग अस्पतालों, अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आज हम दरभंगा में हैं। दरभंगा के इस वक्त मब्बी गांव में हैं। मब्बी गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाहर से ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सब ठीक है। लेकिन ऐसे हेल्थ और वेलनेस सेंटर का लोग करें क्या जब उस पर ताला लगा है? इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर अभी ताला लगा हुआ था। चाबी गाँव के ही किसी व्यक्ति के पास थी और उनसे हमने ये ताला खुलवाया है। जैसे ही आप वेलनेस सेंटर में घुसेंगे, इस तरीके से एक तरफ पूरा कचरा पड़ा है। जो वैक्सीनेशन के डिब्बे होते हैं जिनमें वैक्सीनेशन रखी जाती हैं, ऐसी दवाइयां जिन्हें ठंडे में स्टोर करके रखना होता है, वो ऐसे यहाँ पर पड़ी है। अब वेलनेस सेंटर के अंदर चलते हैं। अंदर की तस्वीर, जैसे ही आप अंदर घुसेंगे आपको एक कमरा दिखेगा जिसमें एक बेड लगा हुआ है और अंदर अब जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर जो कंपाउंडर है वो बैठते हैं, यानी कि डॉक्टर का रूम, उसके बगल में ये कंपाउंडर का रूम, जहां पर कुछ गिनी चुनी दवाइयां यहाँ पर पड़ी हैं। और इन दवाइयों को भी जब हमने देखा है तो इसमें से कई ऐसी दवाइयां हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं। जैसे कि ये दवाई है, ये अप्रैल में एक्सपायर हो चुकी है। अप्रैल 2021 का इसका एक्सपायरी डेट है। इसके अलावा और आपको दवाई दिखाएं तो यहाँ पर ये जो दवाई है ये इस महीने एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन ये दवाई यहाँ पर पड़ी है। ये दवाइयां यहाँ पर पड़ी तो हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जब सेंटर खुलेगा नहीं, डॉक्टर नहीं आएंगे तो दवाइयां कहाँ से मिलेंगी उन्हें। और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि ये पूरी एक लिस्ट है यहाँ पर, जहां पर 14 लोग जो कि इस वेलनेस सेंटर में काम करते हैं। ये इसी वेलनेस सेंटर का नाम है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मब्बी सदर दरभंगा में ये पूरा जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसमें 14 लोगों को अपॉइंट किया गया है। यानी कि इसमें जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जो डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा जो ANM है, जो स्टाफ है, ये सारी उनकी डिटेल्स है, उनके बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर है। हम इनसे बात भी करेंगे कि आखिर ये वेलनेस सेंटर खुल क्यों नहीं रहा है। और आखिरी बार हमने ये जो कॉपी देखी है, जो कि एक रिकॉर्ड रखने के लिए कॉपी है, तो इसमें 18 मई की तस्वीर है, यानी कि 18 मई के बाद से यहाँ पर कोई नहीं आया है, किसी को दवाई नहीं दी गई है। ये डॉक्टर साहब का कैबिन है जहां पर डॉक्टर को होना चाहिए इस वक्त, लेकिन डॉक्टर नहीं है। और कुर्सी पर, मेज पर हर तरफ पड़ी मिट्टी आपको बता रही है, धूल पड़ी बता रही है कि यहाँ पर डॉक्टर कई दिनों से नहीं आए हैं। ये देखिए, ये फ्रिज पड़ा, इस पर पूरा धूल पड़ा है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। और पूरा टेबल, कुर्सी, मेज, पूरा कमरा इस वक्त धूल भाग रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर, लोगों का कहना है कि कई महीने हो गए आए ही नहीं है। तो ये नया हॉस्पिटल है जिसका हाल गोनिका बता रही थी।
गांव वालों ने गोनिका को बताया कि डॉक्टर्स की ड्यूटी तो लगी है, उनके नाम और फोन नंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन वो सब लिखे हैं। यहां डॉक्टर्स वाकई में भगवान जैसे हैं जिनके साक्षात दर्शन नहीं होते। गोनिका ने भी डॉक्टर्स के नामों की लिस्ट ली और फोन लगाना शुरू किया। फोन पर जो बात हुई, फिर जो बहानेबाजी हुई, उसे सुनकर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा बिहार की हॉस्पिटल्स की हालत इतनी शर्मनाक क्यों है। हेलो हेलो सर, प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं? जी जी सर, मैं इंडिया टीवी से गौनिका बोल रही हूँ। जी जी बोला सर। सर, ये स्वास्थ्य केंद्र पे हम लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं है, तो कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है क्या? सर, दरभंगा में, दरभंगा मब्बी में। कहाँ पर मैम? सर, दरभंगा में मब्बी में। दरभंगा मब्बी? जी। अच्छा, हाँ, मैं क्यों दूसरे ब्लॉक आ गए हैं ना, वहाँ के इसी को बोलते हैं। नहीं सर, यहाँ पर 14 लोगों की ड्यूटी है, लेकिन कोई है ही नहीं, ताला लगा हुआ है। सुनिए ना, आप मब्बी से बोल रही हैं? जी सर, मैं मब्बी से बोल रही हूँ। तो हम जो है ना यहाँ केवटी में है ना। तो सर, मब्बी में तो कोई तो आएगा ना? हाँ, ठीक है, हम लोग आ गए यहाँ केवटी में। हम लोग नहीं सर, यहाँ इस वक्त यहाँ ऑन ड्यूटी अभी कौन है? हाँ, तो हम उनका नीतीश सहाय नाम है। नीतीश सहाय? तो सर, लिस्ट में कोई नाम नहीं है इस वक्त। उसमें लिस्ट में नाम नहीं है? जी नहीं, लिस्ट में जो नंबर थे हमने सब डायल कर लिया, आपका नंबर ही मिला, बाकी कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। मेरा ही नंबर मिला? जी। अच्छा, तो लग रहा है लोग पुराना नंबर लोग डाल दिया है, क्योंकि हम यहाँ ट्रांसफर होकर के मेरा यहाँ हो गया है ना, यहाँ पर आ गया इस ब्लॉक में। आपका ट्रांसफर हो गया है? हाँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है, हम इस ब्लॉक में काम कर रहे हैं, ड्यूटी में। और सर, इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कोई जानकारी है आपको? सुनिए ना, एक्चुअल में सुनिए ना, हम बताते हैं, वहाँ के मैनेजर को हम बोलते हैं। जी, ठीक है, हम वहाँ के मैनेजर को बोलते हैं, अभी उनका नंबर है, हम बात करते हैं उनसे। सर, आप नंबर दे देंगे उनका? हाँ, लीजिए ना, लीजिए। हेलो, हाँ, रेवती रमन जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर, इंडिया टीवी से गौनिका बोल रही हूँ। बोला जाए ना मैडम। सर, ये हम मब्बी में आए थे, ये स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर अभी डॉक्टर ऑन ड्यूटी कौन है? वहाँ पर ऑन डॉक्टर अभी ड्यूटी में है डॉक्टर मेरा जमाली। तो सर, यहाँ पर कोई है नहीं है, ये लोग कह रहे हैं डॉक्टर आते नहीं है, कोई है ही नहीं स्टाफ में। हम भी आए, यहाँ पे ताला लगा हुआ था। अभी भी एक्चुअली हुआ था क्या मैडम कि अभी आज से 4-5 दिन पहले लेटर आया है कि उससे पहले एडिशनल पीएचसी बंद रखने का सरकार का एक आदेश आया था। पीएचसी बंद रखने का? ऐसा क्यों सर? जी, एडिशनल पीएचसी बंद रखने का ये एक आदेश आया था कि कोरोना काल में जो है अभी 2-3 दिन पहले ही आया है सारे एडिशनल पीएचसी को फिर से खुलने के लिए। हाँ, अभी खुलने का ऑर्डर आ गया है? हाँ, अभी आया है ऑर्डर 2-3 दिन पहले। तो सर, आज सुबह 2-3 दिन हो गए, तो अभी कोई ड्यूटी पे क्यों नहीं है? नहीं, तो एक्चुअली क्या है मैडम कि वहाँ पर जो है उन लोगों का डिप्रेशन जो है कोविड केयर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में लगा हुआ था। तो वो लोग वहाँ पर थे, तो अभी उन लोग का जो है इसीलिए वहाँ पर नहीं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर मेरा जमाली को जो है वहाँ पर ड्यूटी है और वो वहीं पर अभी। तो सर, यहाँ तो कोई है नहीं ना, तो ड्यूटी पे कोई तो आएगा। अब यहाँ पे अगर लोगों को जरूरत होगी दवाई की, तो कहाँ जाएंगे लोग? ताला लगा है यहाँ तो। बात करते हैं मैडम। और दवाइयाँ भी ऐसे ही खुली पड़ी हैं, लोगों गांव वालों के, गांव के जो लोग हैं उनके पास चाबी है। कोई दवाइयाँ ऐसे उठा के ले जाए और ऐसे ही ले ले, तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, वहाँ पर तो स्टाफ है मैडम। नहीं सर, कोई स्टाफ नहीं है। मैं यही खड़ी हूँ, मैं जहाँ पे दवाइयाँ रखी हैं कंपाउंडर के कमरे में, मैं वहीं खड़ी हूँ। हम पूछते हैं कौन नहीं है वहाँ पे। तो ये जो मैनेजर यहाँ के, इनसे हमने बात किया है, इनका कहना है कि डॉक्टर की यहाँ पर ड्यूटी है, लेकिन वो डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। और ये देखिए, ये पूरा लिस्ट है, ये जो लिस्ट बनी है जिसमें डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है बाकायदा। और ये देखिए, 8 बजे तक आखिरी ड्यूटी है। सुबह 8 बजे ये खुलेगा, 8 से 2 जिस डॉक्टर की ड्यूटी है, उसके बाद 2 से 8, 8 से 8, फिर 8 से 8। ये सारे डॉक्टर्स की, स्टाफ की यहाँ पर ड्यूटी है। और प्रतिदिन रविवार सहित, ना तो आज रविवार है, रविवार के दिन भी यहाँ पर लोगों को ड्यूटी पर होना होता है, लेकिन कोई ड्यूटी पर नहीं है। और ये इस वक्त
हाल है कोरोना के काल में, जब स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत लोगों को ज्यादा है, ऐसे में ये स्वास्थ्य केंद्र पूरे तरीके से बंद पड़े हैं। और जो जवाब देने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम पूछते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जवाब किसी के पास नहीं। कितना झूठ, कितनी बहानेबाजी। अगर गोनिका इस जगह ना जाती तो कभी पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर्स ड्यूटी पर आते ही नहीं है। तो मब्बी गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सब कुछ है, बस डॉक्टर नहीं है। लेकिन दरभंगा के ही गनौल गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या है? गाय भैंस बंधी है। लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है। यह वेलनेस सेंटर 1 साल से बंद था, कुछ दिन तक खाली रहा। जब लोगों ने देखा यहां कोई आता जाता नहीं, तो लोकल लोगों ने डेरा जमा लिया। अब यहां कई परिवार रहते हैं। पूरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भूसा भरा है, गोबर भरा है और गाय बंधी है। अब हम इस वक्त दरभंगा जिले के गनौली गांव में मौजूद हैं। यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। ये मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बोर्ड लगा है कि ये एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। सिर्फ यहाँ पर भी देखिए ये अंदर ताला लगा हुआ है और ये सारी जो दवाइयां हैं, जो बेड हैं, वो सिर्फ यहाँ पर सड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दवाइयों के डिब्बे पड़े हैं, एक बेड पड़ा है, वैक्सीनेशन के डिब्बे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है कि यहाँ पर आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं पहुंचते, तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें व्यर्थ की है। यानी कि देखिए कितनी दवाइयों के ये डिब्बे हैं, कितने अंदर ये वैक्सीनेशन के डिब्बे पड़े हैं, बेड पड़ा है। ये सारी दवाइयां अब वेस्ट हो रही हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि 1.5 साल से यहाँ पर कोई पहुंचा नहीं है। अगर कोई पहुंचा नहीं है 1.5 साल से, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर ये सारी दवाइयां अब खराब भी हो चुकी है और किसी के कोई काम की नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, इमारत के दूसरा एक और हिस्सा दिखाते हैं। ये इमारत के दूसरे हिस्से में हमने आपको तस्वीर दिखाई। अब आगे की तरफ चलते हैं। आप इमारत का बाहर से देखकर ही हाल पता लगा सकते हैं कि कैसी ये इमारत हो रखी है। ना तो इसको कभी दुरुस्त किया गया है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं जो इसमें मिलती हैं उन्हें दुरुस्त किया गया है। पिछला हिस्सा देखिए, यहाँ पर भी ये पूरी तरीके से बंद है और इसी की वजह से अब यहाँ पर लोग खुद रहने लग पड़े हैं। और यहाँ पर आपको हर तरफ या तो गाय के उपले दिखाई देंगे या फिर आपको लोग दिखाई देंगे। ये पूरा देखिए, पूरा वेलनेस सेंटर यहाँ पर बंद पड़ा है। और ये एक अंदरूनी गांव है जहां से अगर लोगों को दवाई अगर लेनी है यहाँ के लोगों को, तो लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। अब आगे की तरफ तस्वीर दिखाते हैं कि आगे का इमारत का एक और हिस्सा है, जिस हिस्से को अब यहाँ पर लोग उपले लगाते हैं, जानवर बांधते हैं, उसी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके भी अगर अंदर जाया जाए तो यहाँ पर भी कुछ और नहीं है, सिर्फ दरवाजे पे ताला लटका हुआ है, भूसा यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ कोई यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि जब ये अस्पताल चलता था सही तरीके से, तब यहाँ पर बेड्स होते थे, इलाज भी होता था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ये देखिए, यहाँ पर लोगों ने गाय का बछड़ा बांध रखा है, अंदर गाय के अंदर उपले पड़े हैं और इसी के लिए अब इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस अस्पताल को दुरुस्त करने वाला नहीं है। गोनिका ने इस बारे में दरभंगा के सिविल सर्जन से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा इस वक्त ज्यादातर डॉक्टर्स की ड्यूटी कोविड केयर सेंटर में लगी है, इसलिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद हैं। अब फिर से वहां डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को भेजा जाएगा। अभी कोरोना काल में जितने भी सरकार के द्वारा ही निर्देशित था कि जितने भी एडिशनल पीएससी हैं, सभी को अभी बंद करके उनके स्टाफ को कोरोना काम में लगाया जा रहा था। जहां भी कोविड केयर सेंटर बना हुआ था वहीं लगाया जाता। अब पिछले 2 दिन पहले आया है कि सभी को चालू करना है, तो एक बार में चालू करना, सबको बंद करना पड़ेगा कोविड सेंटर को। फेज वाइज हम लोग उसको खोलने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब कि जब अस्पताल बंद है तो अतिक्रमण का रूम में तो कोई होंगे नहीं, जो भी होंगे बाहर होंगे। जब अस्पताल, तो कैसे अस्पताल खुला कैसे है वो तो हमको पता नहीं। अस्पताल जब बंद है तो बंद है। तो इस विषय की क्या जांच की जाएगी? हाँ, अगर आपके द्वारा बताया जा रहा है तो वहाँ के प्रभारी से पूछा जाएगा। हम गए, वहाँ पर हमने जाकर देखा कि दवाई किसी गांव वाले को चाबी दे रखी थी, वहाँ से हमने ताला उनसे खुलवाया तो अंदर दवाइयाँ भी ऐसे बाहर ही पड़ी हैं। ऐसे कोई भी उसका इस्तेमाल भी कर सकता है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कुछ दवाइयाँ वहाँ पर एक्सपायर भी पड़ी थी। पता नहीं, अब तो आपके द्वारा सूचना दिया जा रहा है तो उसका जांच करवाना पड़ेगा कि क्या बात है। जिनकी जिम्मेदारी इन हॉस्पिटल्स को चलाने की है,
जिनको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि वो हॉस्पिटल का ध्यान रखें, वो गोनिका से कह रहे हैं कि आपके द्वारा बताया गया है तो हम इसकी जांच करवाएंगे। दरभंगा हो, मधुबनी हो, समस्तीपुर हो, हर जगह एक जैसा हाल। जहां इंसानों का इलाज होना चाहिए वहां जानवर बंधे हुए हैं, जहां डॉक्टर को बैठना चाहिए वहां गाय भैंस बैठी हैं। समस्तीपुर के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं तो वह हालत ऐसे है कि मरीजों की मौत का इंतजाम कर दिया गया है। बिल्डिंग की हालत खस्ता है, खंडर से कम नहीं है, छत कभी भी गिर सकती है, जगह जगह पानी बहता है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है, मरीज डरे सहमे रहते हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं। तो सवाल यह है कि जहां गाय बंदी हो, भूसा भरा हो, यहां पे जहां छत से पानी टपक रहा हो, छज्जे हवा में लटक रहे हो, तो क्या ऐसी बिल्डिंग्स को हॉस्पिटल कहना ठीक होगा? क्या इन डॉक्टर्स को अपने आप पर कभी शर्म नहीं आती? 15 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। अपनी रिपोर्ट देते हुए गोनेकारों ने एक बात कही थी कि इस हॉस्पिटल की ऐसी हालत देखकर मुझे शर्म आती है। शर्म तो उनको आनी चाहिए जिन पर बिहार के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्हें लोगों ने 15 साल से जिम्मेदारी दी है। और जरा सोचिए, बिहार में हॉस्पिटल के हालात ऐसे हैं और देश कोरोना से लड़ रहा है, तो कैसे बचेंगे लोग? एक बड़ा सवाल यह है कि भारत के सभी नागरिकों को हेल्थ की सुविधाएं कब मिलेंगी? और आजकल तो सब लोग पूछते हैं कि वैक्सीन की कमी कब खत्म होगी। जब से कोरोना के केसेस कब होने शुरू हुए हैं, लोग यही पूछते हैं कि कोरोना से छुटकारा कब मिलेगा। फिर सवाल यह है कि क्या कोरोना की थर्ड वेव तो नहीं आ जाएगी? थर्ड वेव को कैसे रोका जा सकता है? ये कोरोना कब जाएगा? तो मैं सबको एक ही जवाब देता हूं, लॉन्ग टर्म में इसका एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन। जब तक हमारे देश में करीब 70% लोग वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवा लेंगे, तब तक कोरोना पर काबू पाना, इस वायरस से बचना मुश्किल है। लेकिन वैक्सीन की कमी है, लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं पर नंबर नहीं आता, रात रात बैठकर स्लॉट ढूंढते हैं, और वैक्सीन की कमी को लेकर बहुत सारे सवाल सामने आए हैं। आज भी प्रियंका गांधी से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। क्या सरकार ने विदेशी कंपनियों को ऑर्डर देने में देरी की? क्या केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को जानबूझकर वैक्सीन कम दी? देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन कम क्यों है? आम लोग भी जानना चाहते हैं कि देश के हर नागरिक को वैक्सीन कब तक लगेगी। फाइजर, मॉडर्ना, जाइडस जैसी वैक्सीन कब तक इंडिया में आएंगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही? तो एक एक करके इन सवालों के साथ डील करते हैं। पहला सवाल है, सरकार ने वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट में देरी क्यों की? सिर्फ 2 कंपनियों के भरोसे क्यों बैठी रही? दुनिया की तमाम वैक्सीन कंपनियों से बात क्यों नहीं की? तो मेरी जानकारी है कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े अफसर दुनिया की वैक्सीन बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पिछले साल जून जुलाई के महीने से बात कर रहे हैं। फाइजर के साथ पहली बार जुलाई में डिस्कशन हुआ था। अब सवाल है कि बात बनी क्यों नहीं? पता यह चला कि फाइजर अमेरिकी कंपनी है, इसलिए अमेरिका ने उसको साफ कह दिया था कि पहले अमेरिका के लोगों के लिए वैक्सीन की सप्लाई करने का कमिटमेंट है, फिर WHO के इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करना है। इसलिए फाइजर ने जवाब दिया था कि वो भारत को वैक्सीन इस साल 2021 में अगस्त से पहले नहीं दे पाएगी। और इसके बाद सरकार ने फाइजर को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऑफर दिया, लेकिन फाइजर ने उसकी फिजिबिलिटी से इनकार किया। कंपनी हमारे देश में वैक्सीन इंपोर्ट करने की बात कर रही थी। इसके अलावा भारत सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना के साथ कई राउंड की बातचीत की। आज नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पॉल ने बताया
कि फाइजर के साथ तो सरकार ने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बन पाई। हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माय ऑर्गेनाइजेशन हियर, हमने मिलके इन सब कंपनीज को एंड स्पेसिफिकली फाइजर, मॉडर्ना, J&J के साथ लगातार बातचीत और कांटेक्ट रखा। इनफैक्ट फाइजर के साथ तो कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन वगैरह का जो करार करना पड़ता है वो भी किया। तो कांस्टेंट टच में रहे और यही कहा गया और इस बातचीत में कि आप हमारे देश के लिए सप्लाई करिए, इसके अलावा यहाँ फिल एंड फिनिश के लिए एक प्रावधान करिए, हमारी कंपनीज के साथ जुड़ के मैन्युफैक्चरिंग करिए। उनकी तरफ से यह इशारा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग बाद में कंसिडर करेंगे, अभी नहीं। हम मैन्युफैक्चरिंग का बेस जहां बना है उसी को ही एक्सपैंड करेंगे धीरे धीरे। हमने फिर यही कहा कि अब इंपोर्ट कब संभव है, और उन्होंने जनरली इंडिकेट यही कहा कि Q3 of 2021 में ही सप्लाईज वो दे पाएंगे जब उनका रैंप अप वगैरह होगा। इसी तरह से बाकियों के साथ भी बातचीत चलती रही। कहने का मतलब यह है कि एंगेजमेंट में इनवाइटिंग देम टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इनवाइटिंग देम टू सप्लाई इन इंडिया का एंगेजमेंट शुरू से ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टनरशिप की नजर से चलता हुआ आया है। अब सवाल है कि जब फाइजर भारत में इमरजेंसी यूज की परमिशन मांग रही थी तो परमिशन देने में देर क्यों की गई? मेरी जानकारी यह है कि इसकी वजह लीगल इश्यू से इम्यूनिटी थी, यानी अगर वैक्सीन के कारण किसी व्यक्ति को सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो इसके लिए वैक्सीन कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये इम्यूनिटी फाइजर ने मांगी थी, कंपनी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये कहा था। लेकिन सरकार ने इस तरह की इम्यूनिटी देने से इनकार कर दिया। अब फाइजर ने फिर से उसकी वैक्सीन को मंजूरी देने की मांग की है और यह कहा कि वैक्सीन को WHO समेत 44 देशों में मंजूरी मिल चुकी है, तो भारत सरकार को मंजूरी देनी चाहिए। फाइजर भारत को वैक्सीन के 5 करोड़ डोज दे सकता है और जुलाई से अक्टूबर के बीच में 5 करोड़ डोज देने की उसकी पूरी तैयारी है। इसके लिए अमेरिकन कंपनी ने सरकार से उसकी वैक्सीन को मंजूरी देने को कहा और फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन 12 साल से ऊपर के हर व्यक्ति पर प्रभावी है। यह वैक्सीन 1 महीने तक 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर की जा सकती है। इस सवाल पर सरकार की तरफ से वीके पॉल ने क्या कहा, यह भी मैं आपको सुना देता हूं। ये पूरी डिटेल में आपको सुनाऊं उससे पहले एक और बात आपको बता दूं कि लोगों को एक बड़ी चिंता है बच्चों की सुरक्षा को लेकर के। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और लोग जानना चाहते हैं कि बच्चों को वैक्सीन कब तक मिलेगी। क्या हमारे देश में बच्चों की वैक्सीन पर रिसर्च नहीं हो रहा? हमारे देश में कब तक बच्चों की वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा? मेरी जानकारी है कि इस वक्त सिर्फ कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिली है। हालांकि भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, जल्दी शुरू होगा। दुनिया में सिर्फ 2 देशों में, अमेरिका और कनाडा में 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी फाइजर कंपनी को दी गई है। अब एक बात तो साफ है कि सरकार वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। दावा है कि जुलाई के महीने से देश में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई तेजी से बढ़ेगी और सरकार सिर्फ एक फ्रंट पर काम नहीं कर रही। कोरोना के इलाज की एक दवा को मंजूरी दी है। स्विट्जरलैंड की कंपनी रोशे की बनाई गई इस दवा को कोविड कॉकटेल कहा जा रहा है। हल्के और मीडियम लेवल के सिम्टम्स वाले मरीजों के लिए रोशे की दवा रामबाण हो सकती है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत ने कोविड कॉकटेल को मंजूरी दी है। इस कोविड कॉकटेल की एक डोज की कीमत 59,750 रुपए होगी, करीब 60,000 रुपए समझ लीजिए। यह दवा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखी जा सकती है। इस कॉकटेल का इंजेक्शन कोरोना इन्फेक्शन के 10 दिन के अंदर लेना होगा। रोशे के इस कॉकटेल को सबसे पहले फॉर्मर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। पिछले साल अक्टूबर में ट्रंप कोविड पॉजिटिव हुए तो उन्हें कोविड कॉकटेल नाम की दवा दी गई और इंटरेस्टिंग बात यह कि इसी वजह से इसे ट्रंप कॉकटेल कहा जाता है।
लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर कोविड कॉकटेल है क्या, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। कोविड कॉकटेल असल में लैब में तैयार एंटीबॉडी प्रोटीन है। यह प्रोटीन उसी तरह है जैसे कोविड इंफेक्शन के बाद ह्यूमन बॉडी में तैयार होता है। यह प्रोटीन शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है। वायरस इंफेक्शन के तुरंत बाद यह एंटीबॉडी नहीं बनती जिससे कोरोना शरीर पर हावी हो जाता है, लेकिन कोविड कॉकटेल एक खुराक लेने से बॉडी में खुद की एंटीबॉडी बनने से पहले आर्टिफिशियल एंटीबॉडी काम करना शुरू कर देती है। अब स्विस कंपनी रोशे इस कोविड कॉकटेल को भारत में सिप्ला की मदद से बेचेगी। इसके एक पैक से 2 मरीजों का इलाज हो सकेगा और इस दवा की कीमत करीब 60,000 रुपए होगी। अच्छी बात है कि भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला ने भी इसी तरह का कॉकटेल तैयार कर लिया है और जाइडस कैडिला ने सरकार से कोविड कॉकटेल की इमरजेंसी यूज की मंजूरी देने को कहा है। जाइडस कैडिला ने ZRC3308 नाम से एंटीबॉडी कॉकटेल बनाया है। इसका एनिमल्स पर, जानवरों पर जो प्रयोग किया गया वो सफल रहा है। अब जाइडस ने इस कॉकटेल के इंसानों पर ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल से परमिशन मांगी है। आज एक और अच्छी खबर यह आई कि DRDO की तरफ से बनाई गई कोरोना की दवा 2DG भी आज से बाजार में आ गई। 2DG को DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर डेवलप किया है। ड्रग कंट्रोल जनरल ने इस दवा को कोरोना के इलाज की एक सहायक दवा के तौर पर मंजूरी दी है। यह दवा पाउडर के रूप में आती है, इसे पानी में घोलकर लिया जा सकता है और 2G के पहले बैच को एम्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को सप्लाई किया गया था। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने आज से दूसरे बैच को बाजार में उतारा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।